नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। लखनऊ में इन दिनों बिजली विभाग की लापरवाही विकट समस्या बनी हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर में बिजली विभाग की एक और लापरवाही सामने देखने को मिली है। मामला है ट्रांसपोर्ट नगर चौरसिया स्वीट हाउस के पीछे की गली नंबर एस का है, जहां दिन भर गाड़ियों का आवागमन बना रहता है। यहाँ एलडीए द्वारा एक पार्क बनाया गया है। वहीं पर 254 नंबर बिल्डिंग के सामने किसी अज्ञात ट्रक द्वारा बिजली के खंभे में ठोकर लगने की वजह से खंभा बीच से टूट गया है, जिसकी वजह से कभी भी भयावह दुर्घटना घटित हो सकती है। एवं बिजली के तार खंभों से जमीन तक लटकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके रहने वाले निवासियों को आए दिन असुविधा, जान माल की असुरक्षा का खतरा बना रहता है। यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा बिजली विभाग में कई बार शिकायत किया, किंतु समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तथा साठ-गांठ करके बिजली का भी मीटर ना बदल के तार को बीच से जोड़ के चले जाते हैं, जिससे कि किसी भी समय भारी जान माल का खतरा हो सकता है। और स्थानीय लोगों ने इस बाबत विभाग का ध्यान आकृष्ट करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। हमने एक स्थानीय व्यक्ति से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। तार जमीन तक लटके हुए हैं। बिजली विभाग में कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है। उसके बाद भी बिजली विभाग वाले अधिकारी आते हैं और किसी प्रकार की कोई सुनवाई होती नहीं है। किसी दिन क्या कहते हैं, कोई दुर्घटना घट जाएगी, जान माल का भी खतरा है, आदमी की जान भी जा सकती है। तार खुले हुए हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। नीचे तार आप देख लीजिए, खंभे से नीचे लटक रहे हैं। किसी भी वक्त कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बच्चे यहाँ पे रहते हैं, आते जाते हैं, शाम का समय, रात में कभी भी किसी भी वक्त कोई भी घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिजली विभाग होगा। आते हैं अधिकारी, चले जाते हैं। बीच से तार टूटा था, तार को बीच से जोड़ चले गए थे। बीच से जोड़ने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। मीटर से जोड़ा जाता है पूरा तार, पूरी लेंथ लगवा के पूरी जोड़ी जाती है। बीच से तार जोड़ देते, तार खुले हुए हैं, आप वीडियो में देख लीजिए। क्या कहा जाएगा? अतरौलिया में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब इंस्पेक्टर माखन सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह तथा आर के शर्मा द्वारा क्षेत्र के सभी चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर 25 वाहनों का चालान काटा गया तथा बेवजह घूम रहे लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए बताया गया कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते समय हमेशा फेस कवर या मास्क का प्रयोग करें। हाथ को बराबर सैनिटाइजर या साबुन से धोते रहें, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सके। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई कि दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर उनका 1000 का चालान काटा जाएगा। नगर पंचायत और आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के चेकिंग अभियान से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है तथा बिना वजह के कोई भी व्यक्ति घूमते हुए नजर नहीं आ रहा है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार लॉकडाउन व कोरोना वायरस से फैल रही महामारी की रोकथाम हेतु आज जनपद की पुलिस ने सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चलाया है और लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे व सीओ सिटी निष्ठा उपाध्याय के निर्देशन में व कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में कोरोना वायरस से फैल रही महामारी की रोकथाम हेतु व लॉकडाउन का पालन कराने हेतु भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहाड़पुर, तकिया, पुरानी कोतवाली चौक, सर्राफा बाजार, शंकर जी फुहारा, कला मंडी आदि क्षेत्रों में भ्रमणशील होकर लॉकडाउन का पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5000 रुपये जुर्माना वसूला एवं बेवजह घूम रहे लोगों को कड़ी हिदायत दी। कोतवाल के गुप्ता ने बताया कि ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी और जो भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा।
और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। आजमगढ़ जनपद में हुए जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने जनपद को अवैध शराब से मुक्ति दिलाने का मानव पूर्ण कर लिया है, क्योंकि जनपद की तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह जगह जगह ऑपरेशन छापेमारी के तहत बड़े बड़े मामलों का खुलासा कर रहे हैं और इस कारोबार में जो भी संलिप्त नजर आ रहा है उसके ऊपर सीधे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जनपद के किसी भी कोने में अगर इस तरह के धंधे भविष्य में पाए जाएंगे तो इसके जिम्मेदार स्थानीय थानाध्यक्ष होंगे और उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि इस धंधे में संलिप्त और अपराधियों का साथ देने वाले कई पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और अभी भी कितने पुलिसकर्मियों पर गाज गिरेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अवैध शराब बनाने वाले और उसकी तस्करी करने वालों और ऐसे भी कुछ अपराधी हैं जो मर्डर से संबंधित केस में जुड़े हैं, जो इस शराब तस्करी में शामिल हैं, ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जा रहा है। उनके ऊपर भी अवैध धंधों से अर्जित की गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्क किया जाएगा। साथ ही पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अवैध शराब तस्करी में कुछ सफेद पोस्ट के नाम भी सामने आए हैं, उनके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से हुई बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आजकल सभी थानों द्वारा अवैध शराब का निष्कर्षण करने वाले, अवैध शराब बनाने वाले और अवैध शराब की तस्करी करने वाले जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। और कुछ ऐसे आपराधिक तत्व भी हैं जो मर्डर में और अन्य घटनाओं में शामिल रहे, वो भी अवैध तस्करी का कार्य, उनके द्वारा भी अवैध तस्करी का कार्य किया जाता रहा है। इसमें कुछ दिनों पूर्व एक स्कूल से 700-750 पेटी बरामद हुई थी अवैध शराब की, जो कि दूसरे राज्य से लाकर यहाँ पर इकट्ठा की गई थी और बेची जा रही थी। ऐसे एक अभियोग में जो छात्र अपराधी प्रदीप कपूतरा है, उसका भी नाम उस अभियोग में आया था और उस अभियोग में जेल भी गया था, उसका वारंट भी बनवाया गया है। ऐसे अपराधी जो कि चाहे मर्डर में हो, चाहे अन्य अपराध में हो और शराब की तस्करी का भी काम कर रहे हों, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध मेरे द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद इनके संपत्ति जब्तीकरण का कार्य किया जाएगा। आज तक इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी जो इन्हें सबक सिखाती, लेकिन अब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी इसका परिणाम सामने आया है। जो भी अपराधी जो अभी अवैध शराब की छापेमारी में जो बड़े पैमाने पर अवैध शराब से संबंधित पूरी फैक्ट्री बरामद हुई थी, उस प्रकरण में भी उसमें भी कुछ ऐसे लोगों के नाम आए हैं जो सफेद पोस्ट टाइप के हैं और दूसरे अपराधों के साथ साथ इसे भी करते हैं। उनका भी सबके ऊपर गैंगस्टर लगाकर उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई निकट भविष्य में की जाएगी। तो पल भर के लिए हुई बारिश से महाराजगंज सहदेवगंज मार्ग पर प्रतापपुर गांव स्थित यूनियन बैंक के पास पूरी सड़क सैलाब बन गई तथा सूख नहीं पाई कि बुधवार को हुई पूरी रात बारिश से सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई, जिससे बैंक के उपभोक्ताओं और राहगीरों को आवागमन हेतु काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह समस्या कोई नहीं है बल्कि परसों पुरानी है और हर बार हल्की बारिश में ही यहाँ पर घुटने तक पानी जमा हो जाता है, जो महीनों राहगीरों के लिए मुसीबत बन रहा रहता है। लगातार पानी जमा होने के चलते सड़क के बीच में कई गड्ढे भी हो चुके हैं, जो आवागमन के लिए काफ़ी खतरनाक। हालांकि ये समस्या कोई नहीं है बल्कि बरसों पुरानी है और हर बार हल्की बारिश में ही यहाँ पर घुटने तक पानी जमा हो जाता है, जो महीनों राहगीरों के लिए मुसीबत बना रहता है। लगातार पानी जमा होने के चलते सड़क के बीच में कई गड्ढे भी हो चुके हैं, जो आवागमन के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का दृश्य गुरुवार की सुबह देखने को मिला, जब एक कार पानी से भरे गड्ढे में फंसकर बंद हो गई, जिसे कार सवार लोगों ने घुटने भर पानी में उतरकर किसी तरह धक्का देकर बाहर निकाला। जबकि जलजमाव वाले स्थान से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही छोटी सरजू नदी स्थित है, किंतु नाली के अभाव में जल निकासी नहीं हो पाती है। सड़क के दोनों पटरियों पर मकान बन जाने से जल निकासी पूरी तरह बाधित है। आसपास के लोगों ने कई बार जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ध्यान आकर्षित कराया, किंतु जिम्मेदारों को तो इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अब लोगों की हालत यह है कि लोग जिम्मेदार अधिकारियों की ओर आशा भरी नज़रों से देखते रहते हैं कि पता नहीं कब इस समस्या से निजात मिलेगा।
वकील डॉक्टर एपी सिंह ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस आशय के साथ लेटर याचिका लगाई है जिसमें कोविड-19 कोरोना महामारी के समय तिहाड़ जेल में 50 वर्ष से 60 वर्ष तक के 781 कैदी जेल में हैं और 60-70 वर्ष के 221 कैदी हैं तथा 70 वर्ष से ऊपर के 53 कैदी हैं जो मॉडल पर्सन मैनुअल जिसे पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट ब्यूरो ने तैयार किया है। इसके आधार पर जेल के सेल में स्लीपिंग और बैरक सेल्स और हॉस्पिटल की सुविधा प्राप्त नहीं है और यही हाल देश की लगभग सभी सेंट्रल जेलों का है जिससे उम्रदराज लोगों को कोरोना संक्रमण के अधिक फैलने का खतरा है। यद्यपि कि माननीय हाई पावर कमेटी ने पिछले वर्ष तथा इस वर्ष में भी कैदियों को जेलों से रिहा करने का प्रावधान किया है परंतु WHO द्वारा कोरोना के नए रूप के प्रति और खतरे के बारे में बताया गया है तथा कोरोना के नए रूप के बाद कोरोना मरीजों को सही होने के बाद ब्लैक फंगस का भी प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे बुजुर्ग मरीजों को ठीक करने के लिए अच्छी तरह का इलाज तथा केयर की अत्यधिक आवश्यकता होती है क्योंकि जेलों में मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त नहीं होता है तथा 50 वर्ष से ऊपर की उम्र के कैदियों को कानून से भी ऊपर उठकर मानवता तथा जीवित रहने के आधार पर माननीय न्यायालय को विचार करना चाहिए। क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में किस तरह के मुलजिमों की रिहाई की याचिका लगाई है? देखिए, आज माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी मुख्य न्यायाधीश से ये मांग है जिसमें कोविड कोरोना महामारी के समय तिहाड़ जेल में खासकर 50 से 60 वर्ष तक के 781 इनमेट्स हैं और जेल में 60 से 70 वर्ष के 221 हैं तिहाड़ जेल में तथा 70 वर्ष से ऊपर के 53 इनमेट्स हैं और इसमें मॉडल प्रिजन मैनुअल जिसे पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट ब्यूरो ने तैयार किया है इसके आधार पर जेल के सेल के स्लीपिंग बैरक्स सेल्स और हॉस्पिटल की सुविधा पर्याप्त नहीं है और यही हाल देश की लगभग सभी सेंट्रल जेल का है जिसमें उम्र दराज लोगों के कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अधिक फैलने का खतरा है। माननीय हाई पावर कमेटी ने पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी मुलजिमों को छोड़ने का प्रावधान किया है लेकिन ये प्रावधान पर्याप्त नहीं है क्योंकि अब इस बार मरीजों को सही होने के बाद उसका जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसके बाद ब्लैक फंगस का भी प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे बुजुर्ग मरीजों को ठीक करने के लिए अच्छी तरह का इलाज और केयर और अस्पताल की आवश्यकता होती है जो कि जेलों में मेडिकल स्टाफ पर्याप्त नहीं है तथा 50 वर्ष के ऊपर के उम्र के कैदियों को कानूनी रूप से ऊपर उठकर कानून जो है वो कहता वो ठीक है लेकिन मानवता के आधार पर जीवित रहने का अधिकार है और उसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय को इस आधार पर विचार करना चाहिए जिससे 50 वर्ष की उम्र से अधिक के इनमेट्स को इंटरिम बेल इमरजेंसी बेल मिल सके और जिससे तिहाड़ के रोहिणी और मंडोली जेल में जो कैदी हैं उनको जिस तरह से महाराष्ट्र की माननीय हाई पावर कमेटी ने आदेश की तरह मिल सके और सभी कैदियों को स्वास्थ्य सुरक्षा तथा जीने के अधिकार का संवैधानिक अधिकार जो मूर्त रूप से मिला हुआ है वो मिल सके। आवश्यकता इस समय जिंदा रहने की, हम किस तरह से लोगों को जिंदा रख सकते हैं। कोरोना का पिछला काल देखा आपने, कोरोना का नया वेरिएंट देखा, ब्लैक फंगस देखा और इस आधार पर जो कुछ हो रहा है उसके आधार पर हम चाहते हैं कि हर सूरत में मुलजिमों की रिहाई होकर वो उनको टीकाकरण हो सके, उनका उचित देखभाल हो सके, उनको उचित इलाज की सुविधा हो सके, उनकी उचित अस्पतालों में हो सके जिसकी वजह से मौतें न हो सके। मौत की संख्या इनमेट्स की भी कम होनी चाहिए जो कि लगातार बढ़ रही है और यही हाल तिहाड़ जेल का नहीं लेकिन पूरी जेलों का, सेंट्रल जेल जो है अन्य प्रदेश में है वहां भी यही हाल है। इसलिए हमने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी इस याचिका के द्वारा ये मांग की है कि ऐसे लोगों को उम्र के आधार पर 50 से ऊपर के लिए और कैटेगरी अपनाएं और उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जा सके जिससे कि जेलों में मौतों की संख्या घट सके और उनको प्रॉपर टीकाकरण हो सके, उनका प्रॉपर इलाज हो सके, वैक्सीनेशन हो सके। जीवन जीने का अधिकार तो अंततः मूलता देती है और ये अति आवश्यक है। इसी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश पारित किया है, सो मोटो संज्ञान भी लिया है, अपने आप स्वतः संज्ञान भी लिया है और उसी स्वतः संज्ञान को आगे भी बढ़ाने के लिए काम किया है जिस आधार पर आगे उसकी प्रोसेस हो सके और उसको आगे प्रोसीजर किया जा सके और इस बात के लिए यह आवश्यक है कि ये होना आवश्यक है। स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर मंगलवार सुबह से 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा रही है। यह वैक्सीन उन्हीं लोगों को लगाई जा रही है जो पहले से ऑनलाइन पंजीयन करा चुके हैं। इसी क्रम में 45 प्लस के लोगों को अलग काउंटर पर दूसरी खुराक लगाई जा रही है तथा पहली खुराक के लिए भी इसी काउंटर पर लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मंगलवार सुबह से ही बृहस्पतिवार दोपहर तक 18 प्लस के 670 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, जिसके लिए युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और लोग परिवार संग सेल्फी भी लेते रहे। वहीं 45 प्लस के लोगों को दूसरी खुराक के लिए जिनका पंजीयन हो चुका है उन्हें इन्हीं सेंटरों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के उपरांत स्वास्थ्य केंद्र के प्रतीक्षा रूम में 40 मिनट रुकने के बाद ही लोग जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह से 18 प्लस के लोगों को
पहला डोज तथा 45 प्लस के लोगों को दूसरा डोज दिया जा रहा है, जिसके लिए पहले से ही पंजीकृत लोगों को ही स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगाई जा रही है। पंजीकृत लोगों को वेरीफाई करने के बाद उनको वैक्सीन की डोज दी जा रही है, जिसके लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट रही है और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाकर ही सेंटर पर आने दिया जा रहा है। कहीं भी किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। आगे भी इसी तरह वैक्सीनेशन का कार्य शासन के निर्देश पर चलता रहेगा, जिसके लिए प्रतिदिन 250 का लक्ष्य निर्धारित है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ।